नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी। सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। उत्तरकाशी से बड़ी खबर है, जहां हंगामा और पथराव मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। पुलिस ने बैठक कर रहे 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जितेंद्र सिंह, सोनू नेगी और सूरज डबराल की गिरफ्तारी हुई है। हंगामा पथराव मामले में 3 के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। धारा 163 के उल्लंघन के आरोप में तीनों को गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी खबर आपको उत्तरकाशी से बता रहे हैं। 24 अक्टूबर को विरोध प्रदर्शन के दौरान हंगामा हुआ था और अब इस पर कार्रवाई हुई है। 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। आपको बता दें, पथराव और हंगामे मामले के बाद क्षेत्र में धारा 163 लागू कर दी गई थी, जिसके तहत 5 से ज्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकते थे। अब उसी धारा का उल्लंघन के मामले में 3 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जितेंद्र सिंह, सोनू नेगी और सूरज डबराल को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस ने बैठक कर रहे 3 लोगों को गिरफ्तार किया। ये तीनों लोग बैठक कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी की है। और हमारे संवाददाता दीपक नौटियाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक, इस वक्त उत्तरकाशी की क्या स्थिति बनी हुई है हंगामे के बाद, और ये जो 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, कौन ये लोग हैं, क्या इन पर आरोप है? जी बिल्कुल, क्योंकि उत्तरकाशी में जो परसों हंगामा हुआ था, उसके बाद आज जो है यहाँ के जो मार्केट है पूर्ण रूप से खुल चुके हैं। लेकिन जो धारा 163 है वो जो है बरकरार रखी हुई है। लेकिन जो बाजार है, बाजार में जमकर जो है लोग खरीदारी कर रहे हैं। साथ ही साथ जो लोग गिरफ्तार हुए हैं हिंदू संगठन के लोग हैं, जो इससे उसको जो है पूरा डील कर रहे थे। जो सबसे मेन जो इनके नेता थे, इन तीनों को जो आज जो है प्रेस वार्ता ये कर रहे थे, वहाँ से इनको जो है पुलिस द्वारा जो है हिरासत में लिया गया है। जी अच्छा, जो पथराव हुआ था, क्या उसकी जांच हो पाई है कि पथराव किसने किया था और कैसे शुरू हुआ था? जी बिल्कुल, क्योंकि जो पथराव हुआ था उसके लिए जो है पुलिस लगातार जो सीसीटीवी है, ड्रोन फुटेज है, वहाँ के आसपास से जो फुटेज है उनको लगातार खंगाल रही है। फिलहाल जो है 8 लोगों को नामजद और 200 लोगों पे जो है अज्ञात लोगों पे जो है मुकदमा दर्ज हुआ है। जी अच्छा, अन्य समुदाय के जो लोग हैं उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मसले को लेकर, क्योंकि विवाद 2 समाजों के बीच में है? बिल्कुल, क्योंकि अभी जो दूसरे समुदाय के लोग हैं वो जो है दुकानें तो उनकी खुली है, लेकिन वो कुछ भी बोलने से जो है कतरा रहे हैं। दुकानें तो जो सब्जी मंडी है लगभग जो है उनकी जो है खुल चुकी है, लेकिन वो कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। उत्तरकाशी में मस्जिद को अवैध बताकर आंदोलन कर रहे हिंदूवादी संगठनों और अन्य लोगों पर हुई लाठीचार्ज पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सफाई दी है। उनका कहना है कि जिस रूट पर प्रदर्शनकारियों को जाने की इजाजत नहीं थी, वो उसी रास्ते पर गए। पुलिस ने उन्हें केवल रोकने की कोशिश की। इस घटना को किसी भी तरह से हिंसा या हिंसक कहना सही नहीं है। जल्दी जोड़ लो यार। वहाँ मस्जिद को लेके प्रदर्शन करना चाह रहे थे, जिनका रूट निर्धारित किया गया था, और उसके बाद वो मस्जिद की तरफ बढ़ रहे थे जहाँ बैरिकेडिंग की गई थी। उसी बीच में ये भी जानकारी आई है कहीं पथराव हुआ। पथराव से हबड़-तबड़ मची और जब हमारे वो स्थानीय लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे तब थोड़ा सा मामूली लाठीचार्ज हुआ। तो ज़्यादातर लोगों से बातचीत हुई है और वो लोग कल वहाँ से कुछ लोगों का उपचार हुआ, उनको वहाँ से डिस्चार्ज किया गया और स्थिति पूरी तरह से अभी तक नियंत्रण में है। लेकिन आज भी कुछ लोगों ने वहाँ बाजार बंद कराने का आह्वान किया है। तो सही जानकारियाँ धीरे-धीरे सामने आएंगी। और अब रुक करेंगे देहरादून से बड़ी खबर का, जहां उपचुनाव में कांग्रेस का समर्थन समाजवादी पार्टी करेगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केदारनाथ उपचुनाव से जुड़ी हुई खबर है, जहां पर कांग्रेस का समर्थन समाजवादी पार्टी करेगी। सपा राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर सत्यनारायण सचान ने जानकारी साझा की है। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में लोकतंत्र को समाप्त करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। उत्तराखंड की सरकार नहीं रोक पा रही है पलायन और युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही है सरकार, ये सत्यनारायण सचान ने कहा है। और ये भी कहा है कि इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी कांग्रेस का समर्थन करेगी, यानी कि इंडिया गठबंधन का असर कहीं ना कहीं
उत्तराखंड में केदारनाथ उपचुनाव में देखने को मिलेगा, जहां इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी अपना समर्थन कांग्रेस को देगी और इसकी जानकारी खुद सपा राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर सत्यनारायण सचान ने साझा की है। उन्होंने साथ ही साथ आरोप भी लगाया है बीजेपी सरकार पर। उन्होंने कहा कि बीजेपी शासित जितने भी राज्य हैं वहां पर लोकतंत्र को समाप्त करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। उत्तराखंड की सरकार पलायन रोक नहीं पा रही है और युवाओं को भी रोजगार नहीं दे पा रही है। ये तमाम आरोप जो है वो सपा के राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण सचान ने लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार पर। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देहरादून से बड़ी खबर है, जहां पर केदारनाथ उपचुनाव की तैयारी में है कांग्रेस और इसी बीच खबर आ रही है कि अब समाजवादी पार्टी भी अपना समर्थन कांग्रेस को देगी इस उपचुनाव को लेकर, जहां पर सपा के राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण सचान ने जानकारी दी है। साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया है। और हमारे संवाददाता अरुण सैनी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरुण, जिस तरीके से उपचुनाव की तैयारी में कांग्रेस है, अब इंडिया गठबंधन का कुछ असर यहां पर देखने को मिलेगा। सपा ने अपना समर्थन देने की बात कही है, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? जी देखिए, बिल्कुल देखिए, केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है और ऐसे में प्रत्याशी को लेकर अंतिम तिथि नामांकन की 29 अक्टूबर है। और क्योंकि इसी केदारनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव के साथ साथ यूपी में भी उपचुनाव होना है, तो ऐसे में यूपी की 9 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, जिसमें कि समाजवादी और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, उसमें कांग्रेस पार्टी ने सपा को ही समर्थन दिया है 9 की 9 सीटों पर। तो ठीक उसी प्रकार से उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर भी सपा ने अपना समर्थन कांग्रेस पार्टी को दिया है, क्योंकि अगर सपा की यहाँ पर बात की जाए तो सपा का उतना वर्चस्व उत्तराखंड की राजनीति में नहीं है और खासतौर पर केदारनाथ विधानसभा सीट के जो चुनाव हो रहा है वहां पर इतना वर्चस्व सपा पार्टी का नहीं तो है। तो इसी को देखते हुए सपा ने अपना समर्थन कांग्रेस पार्टी को दिया है और कांग्रेस पार्टी के ही समर्थन में प्रचार प्रसार करने का काम भी यहाँ पर सपा पार्टी करेगी और इसी के साथ साथ ही कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जीत हासिल कर सके, इसके लिए समाजवादी पार्टी भी कांग्रेस के साथ मिलकर यहाँ पर कार्य करेगी। इसी के साथ साथ ही समाजवादी पार्टी के नेता सत्यनारायण सचान ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के राज में जिस तरीके से तमाम चाहे सड़कें हो, रोजगार को लेकर हो, चाहे अन्य मामले हो, लगातार सभी को लेकर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी को घेरती हुई नजर आती है, तो वो तमाम मुद्दे भी उन्होंने उठाए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि केदारनाथ के जो तमाम मुद्दे हैं उनको लेकर वो केदारनाथ में जाएंगे और कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उस चुनाव को लड़ेंगे। अच्छा, यहाँ पर समाजवादी पार्टी की इतनी जमीन नहीं है उत्तराखंड में, ऐसे में कितना प्रभाव यहाँ पर केदारनाथ उपचुनाव में जो है समर्थन के मद्देनजर देखा जा सकता है कांग्रेस को? जी देखिए, बिल्कुल समाजवादी पार्टी का इतना उतना वर्चस्व नहीं है जितना कि एक अगर वो प्रत्याशी अपना उतारे तो वो अच्छा खासा वोट हासिल कर सके। लेकिन हालांकि कुछ जगहों पर समाजवादी पार्टी का उस हिसाब से वर्चस्व नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं 500 से 1000 या 2000 वोटों में सेंधमारी जरूर समाजवादी पार्टी अगर अपना प्रत्याशी मैदान में उतारती तो वो कर सकती थी। तो ऐसे में इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को लाभ भी मिलेगा और ऐसे में हालांकि समाजवादी पार्टी का कांग्रेस को समर्थन करना कितना सही सार्थक साबित होता है, कितना सही साबित होता है, आने वाले समय में कितनी मजबूती कांग्रेस पार्टी को मिलेगी, ये अभी आने वाले समय पर देखने वाली बात होगी। और ये भविष्य में जब 23 नवंबर को मतगणना होगी उस तभी स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर समाजवादी का कितना समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिला है और उससे कितना फायदा कांग्रेस पार्टी को केदारनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव में पहुंचा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड में तमाम उपनल कर्मचारी संविदा कर्मियों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि सरकार अपने ही कर्मचारियों का शोषण कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय में संविदा कर्मियों को नियमित करने के लिए प्लान तैयार किया जाता था, जिसे बीजेपी सरकार ने बदल दिया, जिसकी वजह से सभी संविदा कर्मी दर दर भटक रहे हैं। डॉग कर्मचारियों को लेकर के 2 निर्णय हैं। एक निर्णय हमारी सरकार का है जिसमें हमने 7 साल में ऐसे सब लोग नियमित करने की बात कही थी। एक 10 साल का है, ये पालन करें, किसी का तो पालन करें। और उपनल कर्मियों को
हमारे अतिथि शिक्षक से लेकर के दूर से ऐसे जितने भी कर्मचारी हैं, उनके नियमितीकरण के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए। चमोली में हिंदू मुस्लिम प्रकरण को लेकर मुस्लिम नेता ओवैसी के दिए गए बयान पर सियासत गरमाई हुई है। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने ओवैसी को बीजेपी की बी टीम करार दिया था। वहीं राज्यसभा सांसद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरेश बंसल ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर पलटवार किया और कहा कि कोई भी मामला रहा हो, कांग्रेस हमेशा ओवैसी के साथ खड़ी नजर आती है, इसलिए कांग्रेस को सबसे पहले अपना स्टैंड क्लियर करने की जरूरत है। बीजेपी की कोई भी बी टीम नहीं है, बीजेपी अपने आप में ए टीम है। कांग्रेस स्पष्ट रूप से बताए कि ओवैसी जो स्टैंड लेते हैं, कांग्रेस उसके साथ है कि नहीं है। क्योंकि अभी तक का अनुभव है कि जितने भी, चाहे वो राम जन्मभूमि का विषय हो या अन्य विषय हो, वक्फ बोर्ड का विषय हो, तो कांग्रेस हमेशा ओवैसी के साथ खड़ी नजर आती है। इसलिए कांग्रेस अपना स्टैंड स्पष्ट करे। भारतीय जनता पार्टी की कोई बी टीम नहीं है, भारतीय जनता पार्टी अपने आप में ए टीम है और वो ए टीम रहेगी। उत्तराखंड में सशक्त भू कानून की मांग को लेकर कांग्रेस ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया। वहीं कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जन अपेक्षाओं के अनुरूप 2007 में भी भू कानून में संशोधन किया और अब भी धामी सरकार प्रदेश की जनता के हित के कड़ा भू कानून लागू करने में जुट गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्पष्ट कर चुके हैं कि आने वाले बजट सत्र में कड़ा भू कानून विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा और सशक्त भू कानून लागू भी किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जन अपेक्षाओं के अनुरूप 2007 में भी भू कानून में संशोधन किया गया था और प्रदेश के अंदर जन अपेक्षाओं के अनुरूप और प्रदेश के हित के लिए और प्रदेश की जनता के हित के लिए सबसे कड़ा भू कानून लागू हो, इसके लिए धामी सरकार आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि आने वाले बजट सत्र में कड़ा भू कानून विधानसभा की पटल पर रखा जाएगा। दीपावली के त्योहार को देखते हुए हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिठाइयों की गुणवत्ता पर कड़ी निगरानी के लिए व्यापक अभियान शुरू कर दिया है। बाजारों में मिलावट की आशंका को रोकने के लिए विभाग लगातार सैंपलिंग और छापेमारी कर रहा है। इस अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की अपर सचिव ने हरिद्वार का दौरा किया, साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के साथ विशेष समीक्षा बैठक भी की। इस बैठक में उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि मिठाई विक्रेताओं पर कड़ी निगरानी रखी जाए, जिससे त्योहार के दौरान मिलावटी मिठाइयों का बाजार में प्रवेश न हो। मिठाइयों की खपत बहुत ज़्यादा मार्केट में है और उतनी जो हमारी डिमांड है वो पूरी हमारी सप्लाई नहीं हो पाती, तो तरह तरह से आसपास के बॉर्डर एरिया से जो नकली मिठाइयाँ जो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है वो आने की संभावनाएं बनी रहती हैं। तो उसके दृष्टिगत हम आज इस बार बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं। पिछले साल का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो इस बार हमारे जो सैंपल्स हैं वो बहुत ज़्यादा अनसेफ आए हैं। तो हम इसी को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा सैंपलिंग बढ़ाने पर कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पेक्शन कर रहे हैं, ताकि जनता में एक हेल्थ के लिए बहुत पॉजिटिव मैसेज जाए और हाइजीन को लेकर एक मैसेज जाए और जितने भी ये मिलावटखोरी वाली चीज़ें हैं उन पर एक अंकुश लगे। लेकिन ये भी है क्योंकि हमने सैंपलिंग बहुत ज़्यादा। अल्मोड़ा के भिकियासेन में दीपावली को लेकर आबकारी विभाग अलर्ट मोड पर है। जिला आबकारी अधिकारी अल्मोड़ा के निर्देशन पर क्षेत्रीय आबकारी अधिकारी भिकियासेन के तमाम स्टोरों पर पहुंचे हैं और नेतृत्व में आबकारी टीम ने क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए भिकियासेन, सरायखेत, मरचूला, देवघाट समेत कई क्षेत्रों में छापेमारी अभियान चलाया। साथ ही अंग्रेजी और देसी शराब की दुकानों का औचक निरीक्षण भी किया। इस दौरान टीम ने दुकान स्वामियों को दुकान के बाहर रेट लिस्ट लगाने समेत कई दिशा निर्देश दिए। तो महोदय के दिशा निर्देशन में आबकारी विभाग द्वारा जो 21 तारीख से 4 तारीख तक जो है नवंबर तक
दीपावली के पक्ष में जो है प्रवर्तन कार्य चल रहा है। क्षेत्र 3 क्षेत्रीय आबकारी अधिकारी में मेरे द्वारा भी क्षेत्र में संवेदनशील क्षेत्रों में छापेमारी की जा रही है और कल एक 18 बल्क लीटर शराब जो है अपहृत मृदा जो है वो जब्त की गई थी और उसमें धारा 60 में एक व्यक्ति का चालान भी किया गया था। आज एप्पल 5D एप्लीकेशन के आकर उसको कंजप्शन वो पंजिका को चेक किया गया है और क्षेत्र में जो अवैध मदिरा की जो शिकायतें आ रही हैं उन क्षेत्रों पे जाके मेरे द्वारा रोड चेकिंग भी की जा रही है और संबंधित सदर पे छापेमारी भी की जा रही है। दीपावली के समय अक्सर आगजनी की घटनाएं बढ़ जाती हैं, जिसे देखते हुए अग्निशमन विभाग एक्टिव हो गया है। विभाग ने दीपावली को लेकर तैयारियां भी तेज कर दी हैं। साथ ही पटाखा व्यापारियों को हिदायत भी दी है कि सभी निर्देशों का जिम्मेदारी से पालन करें। अग्निशमन की तैयारियों को लेकर हॉर्नबिल टीवी ने अग्निशमन के मुख्य अग्निशमन अधिकारी से खास बातचीत की। दीपावली का समय है और दीपावली के समय अक्सर अग्निशमन विभाग भी पूरी तरह से एक्टिव नज़र आता है और कोशिश यही रहती है कि जो अग्नि की घटनाएं ना हो उस पर कंट्रोल किया जा सके। और आज हम अग्निशमन विभाग में मौजूद हैं जहां पर तमाम फायर की गाड़ियां भी मौजूद हैं और ये सभी अपने आप में व्यापक जो कैपेसिटी है वो इनकी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए CFO साहब भी हैं, बीबी यादव जी। सर, क्या माने किस तरह की तैयारियाँ भी हैं फायर की, और क्योंकि अक्सर ये देखने को आता है कि दीपावली के समय में आगजनी की घटनाएं भी बढ़ती हैं। हाँ, ये स्वाभाविक है और काफ़ी घटनाएं होती हैं, तो हमारी तैयारियां हमने इस बार चिन्हित कर ली हैं। जहाँ जहाँ हमारी गाड़ियां लगनी हैं वो हम लोगों ने चिन्हित कर लिया है और अभी तक 7 स्थान ऐसे चिन्हित किए हैं जहाँ हम बड़े फायर टेंडर रखेंगे। 3 या 4 स्थान ऐसे हमने चिन्हित किए हैं जहाँ हम मोटरसाइकिल और छोटे व्हीकल जो है रख करके पूरी सावधानी से साथ ड्यूटी करेंगे। सर, बड़े चैलेंजेस भी रहते हैं क्योंकि आपके पास मैन फोर्स भी होगी ऐसे में, और कितनी गाड़ियां अभी अवेलेबल हैं और जो संकरी गलियां हैं कई बार, क्योंकि हम देखते हैं देहरादून के संकरी गलियां हैं, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं सर? उनके लिए वही बैकपैक सिस्टम जो मोटरसाइकिल है उस पर और छोटे व्हीकल हमारे हैं उनके द्वारा हम जो है ड्यूटी करेंगे और बड़े फायर टेंडर हमारे पास उपलब्ध हैं। हाँ सर, पटाखे की दुकानें लगाई जाती हैं उनके लिए आप लोगों ने क्या कुछ निर्देश जारी किए हैं? किस तरह की गाइडलाइंस जारी रहेंगी फायर की ओर से? जहाँ जहाँ पटाखे बिक्रे होंगे जो है जो स्थान चिन्हित किया जिला प्रशासन ने, वहाँ भी हम एक व्हीकल रखेंगे और दुकानदारों को भी जो लिखित में निर्देश दिए जा चुके हैं कि वो जो है फायर एक्सटिंग्विशर, बालू की बाल्टी, बालू से रेत भरी बाल्टियाँ जो है का इंतजाम रखें अपने आवास। सर, क्योंकि गाड़ियाँ भी हम देख रहे हैं काफ़ी पुरानी भी गाड़ियाँ हो गई हैं, क्या चुनौती रहने वाली है या फिर इसके लिए भी कुछ नई गाड़ियाँ आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराई गई हैं? नहीं, अभी तो नहीं कराई गई हैं, लेकिन मांग हमारी जा रही है और कुछ गाड़ियां हमने जो बहुत पुरानी हो गई थी 2003 मॉडल की जो है उसको हमने कुछ कंडम कराया है और लेकिन हमारे पास जो है उपलब्ध हैं, जो है हम ड्यूटी पूरी तरह से संपादित कर लेंगे। जो सर, फायर कर्मी पर्याप्त हैं आपके पास? हाँ, फायर कर्मी पर्याप्त हैं। इसमें अब जो है हमारी किल्लत जो है पहले जो पिछले सालों हुआ करती थी वो दूर हो गई। जनता से आप क्या कुछ अपील करेंगे, साथ ही उन पटाखा व्यापारियों से क्या अपील करेंगे कि किस तरह से आप सतर्कता बरतें और क्योंकि आपको भी थोड़ी राहत मिले? जनता से सबसे पहले वो अपील है कि क्योंकि ये मकानों और इनके प्रतिष्ठान जो भी हैं जो है आवासीय हो, बिजनेस का हो, जो है कमर्शियल हो, हॉस्पिटल हो, जो है उनकी छतों को एक बार ज़रूर देख लें। वहाँ कोई ऐसा जलने वाला पदार्थ न रखा हो, जो है कोई कबाड़, पुरानी चीज़ें रखे रहते हैं, लोग पॉलीथीन रख देते हैं तो रॉकेट आकर के उन पे गिर जाता है और उससे आग लग जाती है। दुकान की या मकान की कोई खिड़की खुली हो उससे रॉकेट घुस गया तो उससे भी आग लगती है। पिछली बार पूरी रात हम लोग दौड़ते रहे, जो है करीब 15 जो है घटनाएं हुई थी और उन पे हम लोगों ने अटेंड किया था। जो सर, अगर मैं कैपेसिटी की बात करूं तो हमारे यहाँ पर जो बड़े बड़े वाहन भी हैं, कितनी कैपेसिटी है मैक्सिमम की, कितना हम कंट्रोल कर सकते हैं आगजनी पर? ये हमारे पास जो है 2500-3000 लीटर से लेकर के 7500 लीटर तक कैपेसिटी के हमारे पास वाहन उपलब्ध हैं। सर, छोटे वाहनों में कौन कौन से वाहन हैं और कितने ये वाहन हैं? छोटे वाहन में हाई प्रेशर सिस्टम है और हमारे पास बैकपैक जो मोटरसाइकिल पर इंस्टॉल होता है वो है। धन्यवाद सर, हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए। तो CFO साहब हमारे साथ थे जो कि बता रहे थे कि व्यवस्थाएं बेहतर हैं और पिछली बार की तरह इस बार की आगजनी की जो घटनाएं हैं वो ना हो, उसके लिए उन्होंने जनता से अपील भी की है। लोगों को जागरूक भी करने का काम समय समय पर CFO साहब के द्वारा किया जा रहा है। इसको लेकर तमाम व्यवस्थाएं भी राजधानी में देखी जा रही हैं। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल।
खबर रानीखेत से है, जहां तहसील के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र ग्राम सभा गुड़ौली में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम को आयोजित किया गया, जिसमें संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद ने जनता की समस्याओं को सुना। साथ ही कुछ समस्याओं का मौके पर ही समाधान की अन्य समस्याओं के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं और जल्द से जल्द समस्या का समाधान किया जाएगा। जिसमें कि बहुत कुछ छोटी समस्या, कुछ बड़ी है। स्पेशली उनकी मांग रही है गांव वालों की, जो गगास डैम है वहाँ पे, उनसे जो है अभी इस गांव को प्रस्तावित जो है उसमें इनको पानी नहीं मिला। तो गांव वाली की डिमांड है कि वहाँ से जो है उस गगास डैम का पानी इस गांव को भी मिले, ताकि यहाँ पे सिंचाई हो सके, क्योंकि ये सब्जी का जो यहाँ पे उत्पादन काफ़ी अच्छा होता है। दूसरी ये भी सब्जी के उत्पादन से याद है कि यहाँ पे जो है कि जंगली सुअरों का काफ़ी आतंक है, जिसकी समस्या के निदान के लिए एक सुझाव वहाँ पे से ही हमारी ओर से दिया गया कि मनरेगा के थ्रू उसको अप्रूव्ड कार्य है, उसके थ्रू वहाँ पे किया जा सके, जिससे गांव वाले भी एग्री थे कि इसके थ्रू जो है वो फेंसिंग बनाएंगे, जिससे कि उनकी सब्जी को प्रोटेक्ट किया जा सके।